जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हम आपसे चर्चा करते हैं कानून के विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न मुद्दों, विभिन्न बिंदुओं पर। इसका मकसद यह होता है कि हम आपको कानून की बारीकियों की जानकारी दे सकें, और उससे ज़्यादा मकसद यह होता है कि हम आपको यह बता सकें कि अगर अर्थाभाव के कारण, पैसे की कमी के कारण अगर आपको लगता है कि आप न्याय नहीं पा सकेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे रास्ते सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से खोल दिया है, जिसमें कि फ्री लीगल एड देने की बात है। मुफ्त कानूनी सलाह के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर आपके खर्च की भी व्यवस्था वहाँ करने की बात है। कोई भी पीड़ित को यह नहीं लगे कि हम इसलिए न्याय नहीं पा रहे हैं कि हमारी पहुँच नहीं है, तो आपके पहुँच को भी आसान बनाया गया है। इसी चरण में लोक अदालतों का भी गठन किया गया, अस्थायी लोक अदालतों का। पहले लोक अदालत हुआ करते थे जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में तय होता था कब लोक अदालत जिले का लगना है या राज्य का लगना है, लेकिन अब अस्थायी लोक अदालतों में आप अपने मामले डाल सकते हैं। कैसे क्या कानून की बात में आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अस्थायी लोक अदालत सरायकेला के अध्यक्ष मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब। स्वागत है आपका। नमस्कार। जोहार। नमस्कार। एक तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछूंगा कि अस्थायी लोक अदालत क्या है और लोक अदालत का मकसद क्या है? समाज में आपसी डिफरेंसेस का होना जी नेचुरल है जी। डिस्प्यूट का मतलब डिफरेंस या क्वायरल होता है, और डिस्प्यूट दो या दो से ज़्यादा लोगों, फैमिलीज, कम्युनिटीज़, ग्रुप्स तथा इंस्टीट्यूशन के बीच हो सकता है जी। जब कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तब यह ज़रूरी हो जाता है कि डिस्प्यूट के समाधान या रिजोल्यूशन के लिए फोरम तलाश किया जाए, और यह कोई ज़रूरी नहीं कि फोरम लॉ कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल ही हों। जैसे जैसे लीगल एंड सोशल अवेयरनेस लोगों की बढ़ी, उसके साथ ही लिटिगेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ा, और न्यायालयों पे पेंडेंसी का बोझ बहुत बढ़ गया जी। और इसी बोझ को कम करने के लिए पार्लियामेंट ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 तथा सिविल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 1999 पास किया, जिसके ज़रिए आपको ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और परमानेंट लोक अदालत का कंसेप्ट आया। तो ये जो अस्थायी लोक अदालत है, इस अस्थायी लोक अदालतों में जो आपने बताया, वो कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर के वहाँ जाएगा या सीधे कोई अप्रोच कर सकता है? क्या प्रोविज़न क्या है, कैसे है इस अस्थायी लोक अदालत में? आपको परमानेंट लोक अदालत में कोई भी आदमी कोई डिस्प्यूट पैदा होता है वो सीधे एप्लीकेशन के साथ आ सकता है। तो उसके लिए उसको क्या खर्च करना है? वकील रखना पड़ेगा, उसको स्टाम्प लगाना पड़ेगा, उसको ये सारा कुछ करना, क्या व्यवस्था क्या है? इसके लिए सिर्फ आपको परमानेंट लोक अदालत में एप्लीकेशन देने के लिए, अपने डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है किसी भी एप्लीकेशन। नहीं तो वो अप्रोच कैसे करेगा? आपके यहाँ कैसे पहुँचेगा? पहुँचने का क्या माध्यम? एप्लीकेशन, एक पिटीशन देके आ जाएगा वो। लोक अदालतें कहाँ होती हैं? अस्थायी लोक अदालतें तो लोग जानते हैं कि फला कोर्ट है, ये सिविल कोर्ट है, ये क्रिमिनल कोर्ट है, CGM कोर्ट है, ये कमिश्नर का कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट है। सेंट्रल अथॉरिटी या स्टेट अथॉरिटी कहीं भी परमानेंट लोक अदालत आमतौर पर कहाँ व्यवस्था? आमतौर पर आमतौर से सिविल कोर्ट प्रीमाइसेस में ही परमानेंट लोक अदालत है। तो किन्हीं से पूछने पर पता चल जाएगा कि अस्थायी लोक सिविल अदालत कोर्ट में कोई भी बता देगा कि परमानेंट लोक अदालत की ऑफिस कहाँ है, ये कोर्ट कहाँ है। तो डिस्प्यूट के कई तरह के मामले होते हैं। एक तो विद इन डिस्ट्रिक्ट, एक विद इन स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक इंटर स्टेट, इस तरह के बहुत सारे मामले होते हैं। तो किस तरह के मामलों में ही वो जिला लोक अदालत में, अस्थायी लोक अदालत में जा सकते हैं? ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, फॉर द कैरेज ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स बाय एयर, रोड और वाटर। पोस्टल, टेलीग्राफ और टेलीफोन सर्विस हो गई, और सप्लाई ऑफ पावर, लाइट और वाटर टू द पब्लिक बाय एनी एस्टेब्लिशमेंट। सिस्टम ऑफ पब्लिक कंजर्वेंसी और सैनिटेशन, सर्विस इन हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी, इंश्योरेंस सर्विस,
एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट सर्विस, ये अभी है। भारत सरकार या राज्य सरकार किसी सेवा को पब्लिक इंटरेस्ट में नोटिफिकेशन के द्वारा पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर सकती है। जैसे रिसेंटली भारत सरकार ने बैंकिंग सेवाओं को 21 अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 तक के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के 1947 के तहत पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर दिया है। इससे फ़ायदा यह है कि बैंक के एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। नहीं, उसको हम अपने दर्शकों को अगर समझाना चाहें तो मान लिया जाए कि किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोई विवाद होता है। हाँ, वो विवाद हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि आपका इतना के लिए इंश्योरेंस किया जा रहा है, और वह कंपनी बाद में कहती है कि आपने हमारी शर्तों को नहीं पढ़ा, तो शर्तों को नहीं पढ़ा तो हम तो आपको इतना ही देंगे, आप इसके पीछे पलट के पढ़ लीजिए, आगे पलट के पढ़ लीजिए। एक विवाद तो हुआ, मान लीजिए कि वो कहता है कि 10 लाख के लिए हम आपको इंश्योर्ड करते हैं, ये प्रीमियम चुकाता रहा। प्रीमियम चुकाने के बाद में जब फाइनल होता है तो पता चलता है कि नहीं, वो 10 लाख नहीं, वो तो आपने जो जमा किया तो वही पाना है। वैसी स्थिति में जो पार्टी है वह पार्टी लोक अदालत का रुख कर सकती है क्या? लोक अदालत से उसको मदद मिल सकती है क्या? दूसरा इशू ये है कि स्कूल्स हैं, स्कूल में जो फीस का स्ट्रक्चर है, कोरोना में गवर्नमेंट ने आदेश किया, जिला प्रशासन ने तय किया कि भाई स्कूल में फ़ीस नहीं वसूली, ट्यूशन फ़ी के अलावा और कोई फ़ीस नहीं लिया जाए, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल नहीं मान रहे हैं। वैसी स्थिति में कोई अभिभावक या जो पीड़ित है वो पीड़ित उसका की मदद ले सकता है क्या? नगर निगम है, नगर निगम से हमको रेगुलर पानी मिलना चाहिए, हमारी सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, बार बार कह रहे नहीं मिल रहा है, सड़क की स्थिति बहुत ख़राब है। उन तमाम स्थितियों जो पब्लिक यूटिलिटी आप कह रहे हैं, उसी पब्लिक यूटिलिटी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो वो क्या क्या चाहिए रेफरेंस, जिससे कि वो आपके यहाँ जाए कंप्लेन करने के लिए, बताने के लिए कि भाई हम बार बार यह कह रहे हैं लेकिन यहाँ सुना नहीं जा रहा, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। वैसी स्थिति में एक और चीज़ आपको थोड़ी आसानी होगी, डिजिटलाइजेशन होने के बाद में बैंकिंग के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि हर ट्रांजैक्शन को मैसेज दिया जाए, हर ट्रांजैक्शन का मैसेज कस्टमर के पास जाए, कंज्यूमर के पास जाए। वो मैसेज बैंक की मनमानी से आता है, बैंकिंग फ्रॉड बहुत हो रहा है, साइबर क्राइम बहुत हो रहा है। उसको मैसेज नहीं आया, उसके यहाँ से 5 लाख रुपए निकल गया। आपने बना रखा है कि इतने घंटे के भीतर आपको मैसेज दे देना है, तब हम जिम्मेदार होंगे, नहीं तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। वैसी स्थिति में आपके यहाँ जा सकता है क्या? इस तरह कुछ पॉइंट्स हैं। कुछ सेटलमेंट का मान लिया जाए, पेंशन के सेटलमेंट का मामला, बैंकिंग का सवाल है। बैंकिंग पहले आपको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में नहीं आता था। इसी साल आपको भारत सरकार ने 21 अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 तक के लिए बैंकिंग सेवाओं को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर दिया है। हम तो जून में आपसे बात कर रहे हैं, ये सब आ सकता है। हाँ, तो हम जून में आपसे बात कर रहे हैं, अप्रैल में नहीं, हम जून में ये सब मैटर परमानेंट लोक अदालत में आ सकते हैं। वो मैसेज नहीं दे रहा है, हम कंप्लेन कर रहे हैं, कंप्लेन को इंटरटेन नहीं कर रहा है, कंप्लेन का कोई जवाब नहीं दे रहा है, तब हम आपके यहाँ आके बता सकते हैं कि भाई इसमें बैंकिंग फ्रॉड होने की गुंजाइश है, और बैंक नहीं जवाब दे रहे तो बैंकों के अकाउंटेबल बनाया जाए, रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए कि अगर वो मैसेज नहीं दे रहा है हमको परमानेंट, अगर फीस के लिए मामला है कि फीस स्कूल नहीं मान रहा है, बोल रहा है कि लड़के को निकाल देंगे, निकाल दिया, नहीं दोगे तो हम एग्जाम नहीं देने देंगे। आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है। उन तमाम स्थितियों में आपकी मदद ली जा सकती है, अस्थायी लोक अदालत की मदद ली जा सकती है क्या? ये सारे प्रॉब्लम्स आपने जो बताए जी, उसमें आप परमानेंट लोक अदालत अपने प्रॉब्लम को लेके थ्रू एप्लीकेशन आ सकते हैं। कॉग्निजेंस लेने या संज्ञान लेने का तरीका क्या है? विवाद का कोई भी पक्षकार जी, किसी कोर्ट के सामने विवाद को लाने से पहले विवाद के निपटारे के लिए पीएलए में आवेदन दे सकता है। ये अभी कोई मैटर कोर्ट में नहीं गया है तो उससे पहले कोई विवाद है तो यहाँ पीएलए में आवेदन दे सकता है। लेकिन कोई अपराध जो कंपाउंडेबल नहीं है उसमें पीएलए का कोई जुरिस्डिक्शन या अधिकारिता नहीं होगी। पीएलए को वहाँ भी जुरिस्डिक्शन नहीं होगा जहाँ विवाद में प्रॉपर्टी का मूल्य या वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा प्रॉपर्टी का मूल्य वैल्यूएशन के लिए बढ़ा सकती है जी। और रिसेंटली आपको 2015 में भारत सरकार ने सेंट्रल अथॉरिटी के कंसल्टेशन के बाद जुरिस्डिक्शन के लिए प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 करोड़ तक कर दिया है।
पीएलए में आवेदन करने के बाद उस आवेदन का कोई भी पक्षकार उसी विवाद में किसी न्यायालय नहीं जा सकता है। अब पीएलए में आवेदन करने के बाद आवेदन के हर पक्षकार को पीएलए लिखित कथन या रिटन स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए आदेशित करेगा, जिसमें विवाद का फैक्ट एंड नेचर, पॉइंट्स और इश्यूज इन डिस्प्यूट तथा पॉइंट्स और इश्यूज के समर्थन या विरोध का क्या आधार है वर्णित होगा उसी एप्लीकेशन में, तथा पक्षकार पॉइंट्स और इश्यूज के समर्थन या विरोध में साक्ष्य या डॉक्यूमेंट दे सकता है, परंतु पक्षकार को सभी साक्ष्य या दस्तावेज की प्रति दाखिल करनी होगी ताकि अदर साइड उसका जवाब दे सके। सुलह कार्यवाहियों के किसी स्तर पर पीएलए परमानेंट लोक अदालत पक्षकारों को एडिशनल स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए कह सकता है। जब कथन, अतिरिक्त कथन और प्रत्युत्तर रिजॉइंडर दाखिल हो जाएगा तब परमानेंट लोक अदालत पक्षकारों के बीच सुलह कार्रवाइयों को करेगा तथा विवाद को शीघ्र निपटारे के तक पहुंचने के लिए अपने प्रयास से पक्षकारों की सहायता करेगा। जब उपरोक्त सुलह कार्रवाइयों में पीएलए को लगता है कि देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स ऑफ सेटलमेंट विच मे बी acceptable to the parties, it may frame the terms of a possible settlement of the dispute and give it to the parties for their observation. And in case the parties reach an agreement, they will sign the agreement and the permanent local aदालत pass an award in terms thereof, and the copy of that award will be given to each party concerned. ये हो गया। लेकिन जहाँ पक्षकार सेटलमेंट पर पहुँचने में असफल होते हैं, सेटल नहीं हो पाया, वहाँ पीएलए विवाद का निर्धारण ऑन मेरिट करेगी, प्रोवाइडेड द डिस्प्यूट डज नॉट रिलेट टू एन ऑफेंस। और इसके लिए पीएलए किसी डिस्प्यूट को ऑन मेरिट डिसाइड करने के लिए गवाह को सम्मन कर सकती है तथा उसे ऑन ओथ एग्जामिन कर सकती है, ऑन एफिडेविट साक्ष्य या एविडेंस ले सकती है, कोई डॉक्यूमेंट या दस्तावेज मांग सकती है, किसी न्यायालय या ऑफिस से पब्लिक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट या कॉपी ऑफ सच पब्लिक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट मंगा सकती है। पीएलए की सभी प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी और आपको परमानेंट लोक अदालत को सिविल कोर्ट माना जाएगा अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। आपने पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के बारे में बताया, तो उसमें सरकारी भी है और गैर सरकारी भी है। हाँ। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में प्राइवेट बसेज हैं, अब तो आने वाले दिनों में प्राइवेट ट्रेन भी चलने लगेगी। एनी अंडरटेकिंग बिजनेस विच प्रोवाइड्स necessary and essential services to the public that comes under the purview of public utility service. That may be private or that may be a government enterprise. तो वो पीड़ित जो है, पीड़ित को अपनी बात रखने के लिए, अपने मामले को बहस के लिए वकील रखने की जरूरत पड़ेगी, तो वकील का खर्च कौन देगा? कहाँ से आएगा वकील का खर्च? वकील रखने की कोई ज़रूरत नहीं जी, उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। और इसके अलावे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में वो सब क्राइटेरिया बनाया गया है कि किस इनकम ग्रुप के लोगों को क्या लीगल एड मिलेगी, उसका भी प्रोविज़न है। अगर उस इनकम जो स्लैब बनाया गया है उससे कम इनकम ग्रुप में आता है तो उसको लीगल एड भी मिल जाएगी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। आप एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। आप एक एग्जाम्पल दीजिए जो आपने केस निपटाया हो परमानेंट लोक अदालत में किसी भी यूटिलिटी सर्विस का। राशन कार्ड से रिलेटेड है या आपको गैस कनेक्शन से रिलेटेड है, कोई एप्लीकेशन आता है तो बीडीओ से हम लोग रिपोर्ट मांगते हैं। बीडीओ की रिपोर्ट आएगी, बहुत सारे में रिपोर्ट आई कि इनको ऑलरेडी पीएम आवास योजना का लाभ मिला हुआ है या राशन कार्ड इनका ऑलरेडी बना हुआ है, तो वैसे केसेस ड्रॉप कर दिए जाते हैं, इसमें आगे कुछ कार्रवाई नहीं होती। नहीं, उनका जो जवाब आया वो जवाब ही सही है, ये जरूरी नहीं है।
उसके लिए मान लिया कि जिसके खिलाफ कंप्लेन है उस अदर साइड को परमानेंट लोक अदालत नोटिस करती है, वो आएंगे, जवाब देंगे, उनका वेरीफाई किया जाए जो दस्तावेज दे रहा है, वेरीफाई बाद से अगर कंटेस्ट हुआ, अगर सुलह सपाट के जरिए अगर सेटलमेंट नहीं हो पाया, कंप्रोमाइज सेटलमेंट नहीं हुआ, अगर ऑन मेरिट डिसाइड हो रहा है तो सारे डॉक्यूमेंट्स मंगा सकती है, वो पार्टीज दे सकती है प्रूफ में या इन अपोजिशन। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, वो आवास योजना के बारे में आमतौर पर बहुत तरह शिकायतें हैं, मनरेगा हो या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी शिकायतें रहती हैं कि मनरेगा एक्ट के तहत ये तय है कि भाई आपको इतनी मजदूरी देनी है, इतने घंटे ही काम लेना है, स्त्री पुरुष दोनों को समान देना है, जहाँ पर वो काम हो रहा है वहाँ पर ये छांव रखने के लिए व्यवस्था करनी है, बच्चे हैं तो बच्चों को रखने के लिए व्यवस्था करनी है, और काम मांगने के 15 दिन के अंदर आपको काम देना ही देना है, नहीं देते हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना है। इस तरह के बहुत सारे कंप्लेंट्स अपने स्टेट में, अपने स्टेट के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जिसमें कि काम मांगने के बावजूद, खास करके पेंडेमिक जो है, और वो लोग ये बात जानते नहीं हैं कि हम इसमें कहाँ किससे मदद लें, इसलिए कि जो मेट है नहीं देने पर वो अपने हिसाब से चलाता है, मेट की ही चलती है वहाँ पर, मेट और बीडीओ साहब की। तो वो कंप्लेनेंट अगर किसी को कंप्लेन है वो कहाँ जाए ताकि उसका जो बेरोजगारी भत्ता सरकार निर्धारित कर रखा है वो बेरोजगारी भत्ता मिले, उसको जो बराबर समान मजदूरी मिलना चाहिए समान मजदूरी मिले। इसके लिए कानून की, वैसे लॉ में ये है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप कानून नहीं जानते हैं, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं। यू आर सपोज टू नो द लॉ, सबके लिए है ये। और कानून की जानकारी अगर जिनको नहीं है उसके लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने बहुत सारी ये बनाया है, जैसे PLVs हैं, वो गांव-गांव में आप जा सकते हैं, वहाँ उनसे पूछ सकते हैं उस बारे में, वो आपको कानूनी नहीं मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये है कि वो आपके यहाँ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल आ ही सकते हैं। वो आपके यहाँ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। हाँ, ये सवाल था। आ सकते हैं। दूसरे की लोक अदालतें, परमानेंट लोक अदालतें जो फैसला देंगी उस फैसले के खिलाफ एग्रीव्ड पार्टी चैलेंज करने कहीं जा सकता है कि नहीं जा सकता है? नॉर्मली आपको परमानेंट लोक अदालत का अवार्ड फाइनल होता है, फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। मगर एक राइडर है कि ऑल्दो द डिस्प्यूट ऑफ द परमानेंट लोक अदालत इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, येट if award has been obtained by practicing fraud, then it can be challenged in the Honorable High Court under writ jurisdiction, under Article 226 and 227 of the Constitution, challenge किया जा सकता है। फ्रॉड कैसे माने? हम किसी चीज़ में फ्रॉड हुआ है उसको कैसे मानेंगे? उसको अवार्ड में कोई फ्रॉड हुआ, हमने कंप्लेन की, कोई पार्टी अगर कोई मटेरियल फैक्ट को छुपा के अदर साइड को पता नहीं है अवार्ड ले लेता है। अच्छा, तब वैसी स्थिति में अगर कपट के जरिए लिया गया है, फ्रॉड के जरिए, बाय प्रैक्टिस फ्रॉड, कोई अवार्ड परमानेंट लोक अदालत से ले गया तो वो दैट इज अमेनेबल टू चैलेंज बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट इन रिट जुरिस्डिक्शन। इसमें पेंशन का भी मामला आता है, ग्रेच्युटी का भी मामला आता है, बाकी सारे मामले भी आते हैं कि उसको नहीं मिल रहा है, उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो वो सारे लोग भी आपके यहाँ जा सकते हैं, आपके यहाँ वो कंप्लेन कर सकते हैं और वो कंप्लेन का वो ले सकते हैं। मेन राइडर ये है कि आपको परमानेंट लोक अदालत में आने के लिए आपका जो डिस्प्यूट है दैट मस्ट रिलेट टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिस्ट दी है और टाइम टू टाइम पब्लिक इंटरेस्ट में और उसमें ऐड करेगी और कर भी रही। तो अगर वो नहीं आता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए तो वो के दायरे में तो परमानेंट लोक अदालत का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। जैसे सपोज कर लीजिए टाइटल सूट है या पार्टीशन सूट है या अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट्स विच डू नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ परमानेंट विद इन द परव्यू ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कैन नॉट बी इंटरटेन बाई द परमानेंट। नहीं, पब्लिक यूटिलिटी तो ये नहीं है, ये तो पर्सनल है, ये पब्लिक यूटिलिटी में नहीं आता है। लेकिन पेंशन क्या है? पेंशन तो पब्लिक यूटिलिटी में आना चाहिए। ये अभी तक नहीं आया है। अच्छा, लेकिन लोक अदालतें तो फैसला देते नहीं है पेंशन में। यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे मामले को फैसला हो रहा है। मगर स्पेसिफिकली इन राइटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट इसे डिक्लेयर नहीं किया है कि ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में।
नहीं, जहाँ तक मुझे ख्याल है कि जितनी लोक अदालतें, अस्थायी लोक अदालतें पटेल साहब के पीरियड और उसके पहले उसके बाद में लगातार होती रही, उसमें यूनिवर्सिटीज़ के मामले, गवर्नमेंट्स के मामले, करोड़ों अरबों रुपए का भुगतान कराया गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, वही तो उनका प्रॉब्लम तो आ ही सकता है। वही तो मैं कह रहा हूँ इस तरह की चीज़ों में। दूसरे है कि जो मामले आप कह रहे हैं कि पहले से कोर्ट में हैं, तो कोर्ट भी कुछ मामलों को लोक अदालतों को ट्रांसफ़र करती है क्या? जैसे कि पारिवारिक मामलों में बहुत सारे मामले हैं कि अब कहती है लोक अदालतें कि आप वहाँ जाइए। बैंकिंग के बहुत सारे मामलों में कहती हैं अदालतें कि आप वहाँ जाइए, वहाँ जा कर के पहले आपस में बात करिए, उसके बाद हमारे यहाँ फिर आइए, अगर नहीं होता तो फिर हम देखेंगे। तो इस तरह से कोर्ट भी कुछ केसेस ट्रांसफ़र करती हैं क्या आपको, जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से पहले उनके यहाँ रिलेटेड है, तो उस तरह के मामले आपके यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं क्या? या कोई चाहे एग्रीड पार्टी कि बहुत दिन कोर्ट में रह गया, पेंडेंसी यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए चलो हम वहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारा मामला लोक अदालत को भेज दीजिए, इज इट पॉसिबल? लोक अदालत दो तरह की है जी। सेक्शन 19 है आपको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट का, इट टॉक्स अबाउट लोक अदालत। लोक अदालत को सिर्फ सुलह समझौता के ज़रिए ही एवार्ड फैसला होता है, वो कोर्ट से आ सकता है, मगर इसको परमानेंट लोक अदालत में इसका दोनों में फ़र्क आप हमको बताया जाए। लोक अदालत बता रहे हैं, अस्थायी लोक उसका अदालत सिर्फ कंसिलिएटरी फंक्शन है लोक अदालत का, अच्छा, और परमानेंट लोक अदालत का फंक्शन बोथ कंसिलिएटरी एंड एडजुडिकेटरी है। अच्छा। जैसे यहाँ डिस्प्यूट आया, सुलह समझौता से अगर हल नहीं हो पाया तो उस विवाद में परमानेंट लोक अदालत ऑन मेरिट डिसाइड कर सकती है, प्रोवाइडेड कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज देयर। कुछ केसेस आपको ध्यान में है, आपने पढ़ा है कुछ केसेस के बारे में कि इस तरह के मामले और वहाँ पर अवार्ड हुआ, इस तरह का कुछ केसेस आपके ध्यान में है, जहन में है कुछ? अभी चूँकि हमने रिसेंटली ज्वाइन किया है, इसलिए बहुत केसेस का हमको आइडिया बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, 12 अप्रैल को ज्वाइन किया, उसके बाद से तो लगातार यही हो चलिए। गया। हाँ, मगर इस डिटेल्स में हम जाएंगे। अंतिम सवाल कंक्लूड करेंगे हम। अंतिम सवाल ये है कि आप जो दर्शक हैं हमारे, उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? इसकी बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं, जैसे छोटे छोटे मुकदमे हैं जितने, वो प्री लिटिगेशन स्टेज में ही ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अगर जो वादकारी लोग हैं अगर यहाँ आएँ, यहाँ कोर्ट फीस भी नहीं लगती है और इंस्टेंट न्याय मिलता है, फौरन शीघ्र न्याय मिलता है। कौन लोग बैठते हैं उसमें, जो लोग परमानेंट लोक अदालत फैसला देने वाले, कौन अवार्ड करने वाले? परमानेंट लोक अदालत में एक चेयरमैन होता है और 2 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज रैंक का अफसर होता है जो चेयरमैन होता है, और 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो जिनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का एडिक्वेट एक्सपीरियंस हो। अच्छा। With the remarks of Abraham Lincoln, an illustrious president of United States of America, who, while considering the delay in resolving the disputes, once said, "Discourage litigation. Persuade your neighbors to compromise. Whenever you can point out to them how the nominal winner is often a real losser in fees, expenses, and waste of time." अभी अब्राहम लिंकन साहब का इन्होंने वाक्य पढ़ करके बताया। तो अस्थाई लोक अदालतों से आपको जन उपयोगी जितनी भी चीज़ें हैं उनके विरुद्ध अगर कोई शिकायत है और वहाँ कोई सुन नहीं रहा है, तो उससे राहत पाने के लिए बगैर खर्चे के आप अस्थाई लोक अदालतों का रुख कर सकते हैं और वहाँ से आपको न्याय दिलाया जाएगा और आपके जो भी कंप्लेन हैं उनका निराकरण किया जाएगा। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे, किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।